सभी को प्रणाम। जो इसके जो एक दिन की जो कार्यशाला है गुठलीदार फलों की खेती, इससे जुड़े हुए जो काश्तकार हैं उनका विशेष रूप से आभार है, क्योंकि बहुत दूर से मुझे मालूम है कि पहाड़ों पे आना जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ जिंदगी जीना, उसको भोगना, वो जैसे पहाड़ दिखाई देते हैं उसी किस्म से है। तो पहाड़ के लिए बहुत सी बातें हो रही हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, और इसके जो सूत्रधार है तेजपाल सिंह जी ने बड़ी इसको अपना वो किया, और हमारा ये हैप्रिक संस्थान के निदेशक महोदय का, जिनकी वजह से ये यहाँ पे कार्यशाला के लिए हमें स्थल मिला और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया। लेकिन एक संस्था ऐसी है जो जनता से जुड़ी है, वो जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है बिना किसी स्वार्थ के। पहाड़ का उत्थान कभी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक, जैसे हमें किसी का अगर वो होता ना बोन मैरो प्लांटेशन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिससे हम बोन मैरो डोनर जो है उसके क्या प्रॉपर्टी है वो मैच किया कि नहीं किया, कुछ समय के बाद वो अपना वो कर देता, पलायन कर देता या विद्रोह कर देता, और वो व्यक्ति की मैच न करने के कारण उसके जीवनचर्या पूरी हो जाती है। इसी किस्म से हमारा पहाड़ का है। तो यहाँ की जो संस्कृति है उसमें एक संस्कार आ गया बेईमानी, और जब वो आ जाता है तो सब कुछ नहीं होता। पहाड़ का उत्थान हो सकता है जब तक कि यहाँ का मूल आदमी जिसने बनाया है, जिसने यहाँ जन्म लिया, वो जानेगा। हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। वो आदमी आएगा, 3 साल काम करेगा अपना, अगर वो छोटी स्कूटी में सामान लाया था एक बैग में, 2 ट्रक में सामान ले जाता, भाई तुमने हमें दिया क्या, हमें और नंगा बना के चले गए। तो हमारी पीड़ा जो है ना, ये वही जान सकता है। जाके पाँव न पड़ी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। हमें हमने भोगा पहाड़ों को। तो इसलिए मैं धात संस्था को, जिन्होंने इसमें जो समाज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि अभी कुंदन सिंह पंवर जी ने बहुत ही प्रासंगिक समस्या रखी थी, और प्रोफेसर नेगी ने भी उसे इंगित किया था। पौधों के कार्यक्रम को, मतलब वो जो पौध हमारे जो प्लांट मटेरियल है, प्लांट मटेरियल का क्या हो, उसकी रिलायबिलिटी क्या हो, विश्वसनीय स्रोत हो। तो यहाँ पे तो एक डायरेक्टर आए थे बवेजा साहब सरदार जी, वो कमा के चले गए। उनकी इंक्वायरी चल रही है सीबीआई से। उन्होंने हिमाचल से है नहीं, वो सुन, अरे बात तो सुनो। हमारे पास में यहाँ आदमी थे, उनको क्यों नहीं डायरेक्टर बनाया? आप क्यों वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? अरे पहले बात तो सुनो भाई, मैं तो नस्ल जानता हूँ, मैं यहाँ जानता हूँ। आपके जो निदेशक है उसमें चयन मंडल में भी रहा। हम भगवती प्रसाद नौटियाल को लाए थे, और जब वहां पे बात हुई थी, जो मुख्य सचिव थे उन्होंने कहा कि ये क्या करेंगे, तो नाबार्ड के हैं। मैंने कहा ये माली का काम थोड़ा ना करता, निदेशक तो मैनेजमेंट करता। तो मैंने कहा इनका अनुभव अपना है, घनसाली के रहने वाले हैं, यहाँ की मूल समस्याओं से जुड़े हुए हैं, और औद्यानिकी में अगर क्रांति आएगी, ये जो हमारी माँ बहनें हैं ना, इनको अर्थ से जोड़ दो। जो अच्छा,
जो वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण कब आएगा? जब उनके पास में 2 पैसे होंगे। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। कोई भी जो आज बनाता है, लिज्जत पापड़ है या कोई दूसरा है, तो कोई और हनी का काम कर रहा, शहद पे काम कर रहा, आपने प्रोसेसिंग ऑफ जो डिफरेंट फ्रूट्स पे उनकी जो हमारे स्वयं सहायता ग्रुप थे, उसके माध्यम से आज इतनी हो गई है कि उनकी वाई हो रही है टीवी में और उसमें बाहर वो जा रहे हैं अपना। तो ये होती है अर्थव्यवस्था। अगर आर्थिकी करोगे, इससे सामाजिक क्रांति अपने आप आएगी, इससे भौगोलिक क्रांति अपने आप आएगी। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी के गुलाम नहीं है। हम जो नौकरशाह हैं वो भी हमारी वजह से काम कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन आपके अंदर इतना मादा नहीं है कि उनको खड़ा कर सको। तो जब तक इस किस्म की क्रांति नहीं आएगी, यहाँ का इतिहास तो बहुत वैसा। चंद्र सिंह गढ़वाली को क्या जरूरत थी? वह अपना भी करता, उसे विक्टोरिया क्रॉस मिल जाता। उसने कहा नहीं, जो है इसमें ये लगा हुआ, भैया मुझे जो है ना वो कॉलर माइक्रोफोन चाहिए। तो हम मास्टर आदमी हो ना, बोलने की तो वो खाते हैं भाई। और वैसे आवाज में इतना दम है कि इसकी जरूरत नहीं है। मेरी उम्र है 74 साल। तो मुझे कोई एनर्जी की भी ऐसी नहीं है। खाता पीता मैं कहीं नहीं हूँ, अपने घर का बना हुआ, और अपने घर के में जब जाऊंगा तो तभी खाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये तो बातें हो गई बहुत सी है। अब इसमें बह जाऊंगा तो भावनाओं में बहते बहते, क्योंकि मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ। मैंने नौकरी की, 23-24 साल में नौकरी में आया, और मुझसे वाइस चांसलर ने पूछे, मेरे यहाँ भी हुआ था, लोगों ने मुझे डराया, अरे यहाँ तो ये है, वो रानी चौरी में तो वो है। मुझसे जब वाइस चांसलर ने पंतनगर में पूछा, डॉक्टर माथुर थे, आईएएस थे वो, उन्होंने मुझे पूछा कि आप यहाँ ज्वाइन करोगे कि रानी चौरी ज्वाइन करोगे? मैंने कहा मैं रानी चौरी करूंगा। मैं पंतनगर भी रह सकता था, आराम की जिंदगी बीत जाती, यहाँ भी रह सकता था गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। और आज इतने विभाग बने हैं। एक प्रोफेसर भट्ट थे जो हायर सेकेंडरी के एजुकेशन के थे, जो औद्यानिकी यहाँ पे खुला ना, उसमें 2 आदमी थे, एक डॉक्टर रमाशंकर मिश्रा और एक मैं। सौभाग्य से हम यहीं पे थे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में थे। तो भट्ट जी ने हमें एक बुलाया कि कैसे क्रांति हो सकती है। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ औद्यानिकी खोलिए, आपके पास तो राइस कैंपस है, एक तो यहाँ के जो स्टाफ को है वेजिटेबल मिलेगी, वो मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे। दूसरी बात, आपके पास थोड़ा सा नगद नारायण आएगा, यहाँ विश्वविद्यालय की आर्थिकी सुधरेगी। ये हमारी सोच थी, और तभी हुआ। मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं यहाँ नहीं आया। मैंने वहाँ चैलेंज किया 10 किलोमीटर, जहाँ पैदल जाते चंबा से 10 किलोमीटर था। बर्फ गिर जाती थी तो प्लास्टिक वगैरह बांध करके तब चलते थे हम लोग। खैर ये जो है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा जीवन चाहिए, बहुत बड़ा जीवन चाहिए। आपको भोगना पड़ता जीवन को। आपको, जैसे श्रीदेव सुमन थे, तो राजशाही के सामंतशाही के आगे उनको 84 किलो की वो बेड़ियां जो है पहना दी, और वही वही उनके हत्या करके नदी में फेंक दिया। ऐसे ही वो थे आपके जो ये बहुत से विक्टोरिया क्रॉस होल्डर हमारे गबर सिंह हैं, आपके ये चंद्र सिंह गढ़वाली पे सावरकांड के नायक। तो हमारे इतिहास तो बड़े वीरताओं से और शौर्य की गाथाओं से रचा हुआ ये है।
ये आज का जो टॉपिक है जो धाक संस्था का है, ये और ये डॉक्टर तेजपाल सिंह जो जिन्होंने बहुत इसमें रात दिन से मेहनत की, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगा। तो मैं इन लोगों का पहले शुक्रगुजार करता हूँ। डॉक्टर पुरोहित तो है ही, वाइस चांसलर साहब इतना सरल व्यक्तित्व मेरे ख्याल से बहुत विरले ही मिलते हैं, और बिल्कुल शालीनता के साथ में अपने वो रहना, वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसी कुछ होती हैं ऊपर जब रहता है तो उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं कि वो भी जरूरी है। नवानी जी को जिनके भीतर बसा हुआ एक सामाजिक क्रांति पूरी की पूरी धाक संस्था, क्योंकि ये जो चीजें आई हैं तो ये गुठलीदार फलों का, अगर आप ये देखें चूल्हों का तेल की बात कर रहे हैं, हमने कानपुर से मशीन बनाई, उसको डिजाइन करवाया ताकि गुठलियां फोड़ के और उसमें तेल आ सके। और वो तेल हमने काश्तकारों से हम कहते थे कि गुठली ले आओ आसपास के जितने थे और अपना तेल ले जाओ, और आठने हमें पर केजी के हिसाब से गुठली के दे दो। मशीन किया, खूब चलाओ, सारे लोग लाए, और उसकी जो खली होती है उसको जमीन में डालिए तो तमाम फंगस को अट्रैक्ट करती है, जो कि लाभदायक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये गुठलीदार में आपका चाहे चेरी की बात करें, प्रूनस, चेरी में भी दो किस्म की चेरी होती है, मीठी चेरी और खट्टी चेरी। प्रूनस एवियम कहते हैं उसको मीठी वाली को, और डोमेस्टिका कहते हैं कि इसको खट्टी वाली को। नहीं, सिराची पेरा कहते हैं खट्टी वाली को। तो ये हो गई चेरी, हो गई बादाम भी इसी में आता है। क्योंकि मेन क्या है कि जो उसकी गुठली होती है वो हार्ड होती है और इसके भीतर गिरी होगी। अब आड़ू की गिरी तो खा नहीं सकते, लेकिन बादाम की गिरी हम खा सकते हैं। इवन एप्रिकॉट की जो खुमानी है उसमें भी कुछ वैरायटी होती है जिनमें कड़वी होती है, कुछ में मीठी होती है। जैसे चारमक वैरायटी है, सफेदा है, हारकोल्ट है, रॉयल सेंट एम्ब्रियोज है। तो इनकी गुठलियां मीठी होती है, नगेट है, कॉनिनॉस है। तो बहुत सारी जो अच्छी प्रजातियां हैं जिनके फल साइज भी बड़ा होता, इसकी गुठली भी बादाम का विकल्प है। वही चीजें होती हैं। और जो कड़वी खाते हैं वो एक जो कंटेंट होता है एमेग्लिन उसके गुठली के अंदर वो ज्यादा होता है। तो ये भी एप्रिकॉट आता है। आड़ू इसमें बड़ा पेइंग है। जैसे हम कहते हैं ना केला है, पपीता है, एक साल में फल दे दिया, तो आड़ू का भी जो है तीसरे साल में तो फल आना ही है। और कब तक हम फल ले सकते हैं? वो 10 साल तक हम कॉमर्शियल कल्टीवेशन कर सकते हैं। उसके आगे अगर वो तोते को सिखा दिया जाए तो राम राम कहता रहेगा, तो एक दो फल वैसे आते रहेंगे, लेकिन प्रोडक्टिव लाइफ उसकी 10-15 साल होती है। इसके बाद में वो फल देगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो लेकिन इस बीच में भी 15 साल में उसको, जैसे बच्चों को डराने के लिए तो माँ आग दिखाती है या डंडा कर देती है। तो सवाल ही इसी किस्म से पेड़ों का भी है कि इसमें प्रूनिंग करें, इसमें खाद दें, इसमें पानी लगाएं, नमी का संरक्षण कैसे हो, कितने फल रखने हैं। क्योंकि ये तो बहुत आलू गिंगारू जैसे भी गिंगारू है ना, कोई कहे कि काउंट करो इसको, या कुंगले को काउंट करो, रस पर भी फ्लोरा, तो इसको काउंट करो तो बहुत ज्यादा। तो इसलिए कोई अच्छे जो मार्केट में है वो देखेगा कि बड़े साइज का कहाँ है, अट्रैक्टिव कलर कहाँ पे है, किसमें ज्यादा कंपोजिशन अच्छा, जूस कंटेंट किसमें ज्यादा। तो आपकी मार्केट वैल्यू डिसाइड करेगा। एक छोटा छोटा करेगा। कभी काश्तकार कहता है ना कि हम ग्रेडिंग करेंगे, तो ग्रेडिंग का फायदा यही है। आपने देखा बड़ा बड़ा तो आपको दाम एकदम से जंप करके आपको अच्छा दाम मिल गया। लेकिन अगर छोटी छोटी रीठे की गोली ले जाएंगे तो दाम उसी हिसाब से कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम थिनिंग करते हैं।
थिनिंग जरूरी है, चाहे वो खुमनी हो। और मैंने यहाँ पे अब एक स्लाइड आएगी, उसमें स्लाइड में देखोगे आप फल फूल कितने आते हैं। तो फूल की स्टेज में अगर हम उसके कुछ फूलों को झाड़ दें तो कम लगेंगे, कम लगेंगे तो उनकी दूरी ज्यादा होगी, जो उसमें पत्तियां हैं वो उनको भोजन पहुंचाएगी। और जब एक कमरे के अंदर जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, तो आसानी से आ जा रहे हैं, फरक रहा वो इधर उधर जो है आसानी से घूम फिर रहा। लेकिन अगर इसी में 200 और आ जाए लोग तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रॉपर स्पेसिंग, ताकि उसको भोजन मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, नमी मिले, खनिज लवण जो है जो उससे जमीन से है वो पूरा मिल सके और वो बड़ा आकार ले सके, अच्छी गुणवत्ता का फल। तो ये गुठलियों वाले फलों की हम बात कर रहे हैं, टॉपिक ये है। यहाँ पे एक देखिए मैंने पेड़ दिखाया जिसमें बहुत ज्यादा ब्लूमिंग है, प्रोलिफिक जो है, ये कट गया मेरे ख्याल। अच्छा जो है यहाँ नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक। ये नेक्स्ट करना था बेटे, सत्यम। हो गया, हाँ ये। अब जो बात आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है किस मिट्टी में लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। यानी मिट्टी को हम क्या समझते हैं, उस पे पाँव भी रखो, उस पे जंप करो, उसी पे खूंटा गाड़ दो गाय का। अरे वो तो जीवित चीज है भाई। अगर मेरे पाँव में तुम एक कील चुभोगे तो कोई भी कहे कि नवानी साहब कहें कि नहीं नहीं ठीक है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मैंने कहूंगा कि नहीं है ना ठीक, एक स्टेज होगी। तो वैसे ही उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, उसका अपना भूत सहने का एक एक स्वभाव है। इसी किस्म से हर मिट्टी के अंदर हमें तो ऊपर दिखाई देता, कोई पीली मिट्टी है, कोई लाल मिट्टी है, कोई काली मिट्टी है। हमने कहा इसके नीचे प्राणी है लाखों, सूक्ष्म जीवी जिनको कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे, माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे थे। यहाँ पे जो हैप्रिक सेंटर है उसमें जो अभी हम घूमने गए थे तो वहाँ बहुत से बायोकेमिस्ट्री की लैब है या माइक्रोबायोलॉजी की लैब है। तो जमीन के अंदर ऐसे जो बेनिफिशियल हैं, जो जमीन को बना रहे हैं सालों से, मिट्टी को बनाने में करोड़ों साल लगते हैं। अगर इसके मूल रूप को आप देखें तो ये पहाड़ियां हैं और इनका रूपांतरण हुआ मिट्टी में। और जो काई वगैरह लगती है ना, जो आपने देखा कि फूला कहते हैं या कोई फंगस है, कोई भी जो उसमें जियो एल्गी है, सिवाड़ जिसको कहते हैं, तो ये उसमें बेसिक ऑर्गेनिक मैटर को देता है और उसके अंदर एसिड पैदा करके उनकी जड़ों से वो मिट्टी को, वो जड़ को, वो चट्टान को कमजोर करते रहता। इसको कहते हैं इनके मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण। तब जा करके बनती है करोड़ों साल में मिट्टी, और वो मिट्टी बह ही जा रही है। अब हमने ये कहा कि गुठलीदार फल जब आप गड्ढा बनाते हो ना, यहाँ पे मैंने देखा, अगर उससे कहेंगे काश्तकार से कि भाई ये पेड़ लगाने थे, मैं तो बहुत दूर से लाया हूँ, वो क्या करेगा, आप कहीं से भी लाए हो, आप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड कहीं अमेरिका से पौधे लाए हो, उसने क्या किया, जमीन का जो खराब हिस्सा है जहाँ कुछ नहीं होता या किनारे पे या मिट्टी की साइड में, वो पेड़ लगाने। आप मुझे ये बताइए, मुझे कहें कि एक कोने में यहीं रहो, तेरी सजा यही है, तूने बहुत आराम किया गाड़ियों में घूम घूम के, और तू यहीं पे रहो 10 घंटे, तो मैं तो वैसे ही बेहोश हो जाऊंगा। तो उसी किस्म से क्या होता कि हम पेड़ लाएं। पेड़ एक जीवित चीज है, उसको जीवित अवस्था में मिट्टी के लिए, उसके लिए गड्ढा बनाना। तो पहले तो मेरा निवेदन ये है कि कोई भी पेड़ आप लगाते हो उसको अच्छी जगह से रखें, क्योंकि वो विकल्प है आपका, आप खेती का विकल्प है, वो डाइवर्सिफिकेशन है, विविधीकरण है।
आपकी फसल में उतनी आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए हम विकल्प दे रहे हैं कि नकदी आपके पास में कुछ आए। और ये जो माँ बहनें हमारी हैं, दूर दूर से आई हैं, इनके पास में दो पैसे हों, ये नहीं कि अपने लड़के की तरफ रखे और बहू आ गई तो उसको 5 रुपये के लिए भी तरसना पड़ता कि नाती नारद इसके हाथ में रखने। तो दूसरे की तरफ, तो दूसरे को मत देखिए डिसीजन मेकिंग पावर, अब इनके हाथ में पैसा आना चाहिए। तो विकल्प है ये गुठलीदार फल, जो बड़ा प्रासंगिक विषय था ये रखा हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप इसको अच्छी जमीन में करिए, ऐसा नहीं है कि बिट्टे की साइड में करिए या मेड़ की साइड में करिए, वो मालूम पड़ा बरसात में वो गिर गया, पेड़ गिर गया, और फिर आपके बूते का नहीं है कि आप दोबारा उस पेड़ को निकाल के, क्योंकि उतना दर्द नहीं है हमें। दर्द तभी होगा जब मैंने पेड़ लगाया, मैं उसको हर रोजाना देखते चले जाऊँ ये कैसे बड़ा होगा। तो बच्चा जैसे बड़ा होता वैसे ही पेड़ भी बड़ा होगा। तो ये एक अपने मन में जो है अवधारणा बनाइए, जैसे बच्चों का पालन माँ करती है वैसे ही पेड़ का पालन आप उसकी माँ है, उसको वैसे ही करिए। तो जब गड्ढा बनाए, दूसरी कमी कहाँ पे है, मैंने देखा उठने से लिया और छोटा सा गड्ढा बनाया और वो उसमें पेड़ रोप दिया। अब यहाँ पे मैं अगली स्लाइड में आएगा नहीं, मैं वो वास्तविक जो चीजें जो देखी है, जो अंश की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल क्या। तो जब गड्ढा बनाएंगे तो 1 क्यूबिक मीटर का आपने गड्ढा बनाया, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी। इसकी जो ऊपर की सॉइल है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ऊपर की 30 सेंटीमीटर 1 फीट की, ये बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ खाद भी है वो भी है, ये इसमें ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो ये बहुत फर्टाइल है सॉइल। इसको अलग करिए आप 30 सेंटीमीटर की, बच गया 70 सेंटीमीटर, यानी 2 फीट बच गया। तो 2 फीट को अलग करिए, वो मैंने देखा था। इसको कहते हैं सब सरफेस सॉइल, ऊपर वाली को कहेंगे टॉप सॉइल, वो फर्टाइल है। ये अब जब भरेंगे, पहली बात तो इसको कब करेंगे। अब मुझे एक चीज आ रही थी, अभी मेरे दिमाग में आया जब से मैं ये जाना डॉक्टर तेजपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट के, जब से ये वर्कशॉप का था। अब मैंने कहा यार इन्होंने जरा टाइम से, ये मई का महीना, मैंने कहा हम अगर इसको अक्टूबर सितंबर में रखते ज्यादा बढ़िया था। क्यों सितंबर में रखते या अक्टूबर में रखते, तो जनवरी में आ रही है गुठलीदार फल लगने से। तो 2-3 चीजें मेरे दिमाग में जो ऐसी आई हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी भी हाथ कंगन को हर का, पढ़े लिखे को फाड़ती का, ये एक कार्यशाला हम इसी पे कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे जैसे प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकली, और ऐसा ये बहुत घोड़ा गाड़ी और ये घड़ी घड़ी नहीं चाहिए। काश्तकारों के यहाँ पे एक कार्यशाला हो जो मूर्त रूप में वही काम करे, यानी जो हमारे ऐसे बहुत ही वाइब्रेंट हमारे स्टोन फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उनके यहाँ पे या उनके सहयोग से आसपास के जमीन क्षेत्रों में जहाँ विकास होना मांग रहा, वहाँ पे हम इस किस्म की कार्यशाला करें कि भाई पेड़ कैसे, वो गड्ढा कैसे बनता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जरा सा हम अक्टूबर में अगर करते तो दिसंबर जनवरी में हमारा प्लांट में डीडीएल लगेगा। अब मैं दूसरी चीजें आई, कई चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। दूसरा, जब इसको भरेंगे
पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, सूरज की रोशनी आएगी, और इसी मिट्टी में अगर पानी डाल दें और एक हल्का 3 सीट वो सफेद वाली उसको दबा दें, एयर टाइट कर दीजिए, उसका तापमान कितना जाएगा? 69 डिग्री सेल्सियस। यानी आपका हाथ जल जाए, बिल्कुल शरीर जल जाएगा। 69 डिग्री। 69 डिग्री की खासियत क्या होगी कि बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रहेंगे और हानिकारक खत्म हो जाएंगे। तो आपका बीमारी में जो आ रहा, जो कुंदन सिंह साहब ने अभी कहा था, या डॉक्टर तेजपाल सिंह ने टेफेरेना डिपार्टमेंट की बात की थी, या एफिड की बात की है, या बोरर की बात आती है, या पाउडरी मिल्ड्यू की बात आती है, या स्टेम ब्लैक स्टेम ब्राउन की बात आती है किसी किस्म से, तो मैं बहुत ज्यादा सेव के चक्कर में नहीं, क्योंकि सेव ऐसा ही है, अमीर आदमी को गरीब की झोपड़ी में ले जा करके पाल लो, रोजाना बीमार रहेगा, और गरीब को अमीर के यहाँ रख दो तो वो रोजाना और मजबूत होगा, क्योंकि वो तो गरीबी से पला हो। तो आप वैसी विषम परिस्थितियों वाले को अगर ये हम इस किस्म से करेंगे, ये इसको जो करना है तो उसको कहते हैं सोलराइजेशन, सौर विकिरण, और ये सबसे अच्छा विकल्प है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, यही है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ये एक विकल्प है। दूसरा क्या? वर्मी कंपोस्ट बनाने का। तो काश्तकार तभी होगा जब अपनी वर्मी कंपोस्ट बनाए। अगर वर्मी कंपोस्ट बनाते हो, केचुए रखे, और जो भी हमारा पत्तियां झड़ती हैं वो है, वो सब चले गया। गाय के नीचे हमने बिछावन यानी बेडिंग मटेरियल बिछाया, जो बिछाते हैं ना, उसमें उसके गोमूत्र वगैरह गया, चारे के कुछ अंश हैं, तो कैटिल यूरिन से बढ़िया फर्टिलाइजर नहीं है। हम आज यूरिया दे रहे हैं, वो तो नेचुरल फॉर्म है भाई उसकी। तो हमें एडिशनल जो सप्लीमेंट आप बाहर से कर रहे हैं वो बच गया। दूसरी बात ऑर्गेनिक है। मैं अभी वो पोखरियाल साहब ने कहा था कि बीमारियां आ रही हैं, वो बीमारियां इसकी वजह से आ रही है, बहुत से पेस्टिसाइड हैं, बहुत से फर्टिलाइजर हैं, बहुत से इंसेक्टिसाइड हैं, जिनकी की एक पीरियड होती है, क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं है। अगर पढ़ा लिखा इंसेक्टिसाइड के विषय में मालूम हो तो आप उसको उस अवधि के बाद ही करेंगे और प्रॉपर एक उसकी मात्रा में यूज करेंगे। तो आपको खाद अपनी बनानी होगी। अब इसके कहते हैं फोर्टिफिकेशन। जैसे अगर झंगोरे में 1 चम्मच घी मिला दो तो और स्वादिष्ट हो जाएगा, तो वो उसकी पोषकता बढ़ा दी। मैं इसलिए कर रहा हूँ जो है कि इंटरटेनमेंट हो। दैट इज वाई आई एम टेकिंग माई टाइम। मैं विचलित भी हो जाता हूँ। ये जो मैंने बनाया ना, मैं इसलिए कि मैं उदंडी और अनुशासनहीन हो जाता हूँ बोलने में। मालूम पड़े आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा और मैं 10 घंटे यहीं जो है वो कर दिया। अब मुझे बीबी भी नाराज हो रही थी, तुम्हें जो है 2 घंटे की बात हुई थी और तुम तो 5 बजे आ गए। हमें देहरादून पहुंच रहा, ड्राइवर भी आके दिखा रहा। तो इसलिए बीच बीच में, ताकि आपकी समझ में आ जाए, आप अपनी खाद बनाओ। और केंचुए होते हैं, केंचुओं को इंट्रोड्यूस करो। केवल शेड रखनी है, उसकी छत जो है वो इसलिए कि बरसात में पानी अगर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, केंचुओं को खत्म हो जाएगी, और आप उसी भ्रम में हो कि केंचुए की खाद है। तो इसलिए ये जो है, जो किचन से आता, जो गौशाला का वेस्ट है, वो उसमें चलेगी, हमारी अपनी खाद। तो काश्तकार वही कहने में जाएगा जो अपना ये वर्मी कंपोस्ट को फिट करे, अपना वो करे, अपने कंट्रोल मेजर जो हम
जैविक खेती की बात कर रहे हैं, यानी प्राकृतिक खेती। आपने सोलराइजेशन कर दिया तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, बहुत से कीड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे बात आई थी, कई बार इशू आया मेरे भी जीवन में, मैंने देखा जहाँ बर्फ गिरती थी वहाँ बहुत कम बर्फ हो गई, यानी अगर 3 फीट बर्फ गिरती थी तो वो 6 इंच होगी, और वो भी बेमौसम में गिर रही है कि होली का दिन है और आज जो है रंग खेला जाएगा और वो गिर रही है। तो मतलब बहुत ही अनुशासनहीनता आ गई क्लाइमेट के। तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। 10 साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, और 10 साल में जो सेब उगाते थे ऊपर 2000 का, वो सेब चले गया 2010 में, 2010 मीटर में, यानी 10 साल के अंदर 10 मीटर आपका वो चलेगी। तो इसी किस्म से हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ेगा कि आज की जरूरत क्या है, और इसीलिए ये गुठलीदार फलों का बड़ा प्रासंगिक है। अब आपने कहा कि जब इसको भरना है गड्ढे को, मेरी आवाज आ रही है सबको कि ये भोंपू में बोलूं? इसमें बोलने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, मुझे ये बताइए, जब इसको गड्ढे को भरेंगे ना, ये तो समझ में आ गया कि इसी मिट्टी 30 सेंटीमीटर के अलग रखनी है, 70 के अलग रखनी है। अब जब इसको 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, तभी मैं कह रहा था, निवेदन कर रहा था नवानी जी से कि अगर हमारा टाइम इस हिसाब से हो, ये नहीं कि गाड़ी जा रही है और मैं दौड़ रहा हूँ और पहाड़ के अंदर तो देखते देखते गाड़ी मेरे सामने चले गई, तो मैं जब तक पहुंचा पसीने से लगभग, तब तक जो है वो गाड़ी चलती। तो उसी किस्म से क्या है कि हमारा टाइम ऐसा हो, टाइम मैनेजमेंट, यानी गड्ढा जो बनेगा वो 1 महीने का टाइम हमें दे, ताकि खुदाई के बाद में इसको हम सोलराइजेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। और सोलराइजेशन जब भी करते हैं आप व्हाइट सीट लीजिए, नॉट ब्लैक, क्योंकि व्हाइट क्या होगा कि वो उसके अंदर सूरज की रोशनी जा पाएगी, रेडिएशन होता रहेगा, वो पेनिट्रेट करेगा सोलर लाइट। और 69 डिग्री सेल्सियस, और सबसे बड़ी सोलराइजेशन की ये खासियत है, इसमें लाभदायी जो बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है वो जिंदा रहेगा और हार्मफुल खत्म होगा, ये और किसी भी चीज में नहीं। अब दूसरा, वैसे तरीका बहुत है, फॉर्मलिन भी एक होती है, और फॉर्मल्डिहाइड होता, उसको 40% डाइल्यूट करिए, वो फॉर्मलिन भी डाल देते, लेकिन मैं फॉर्मलिन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों को देखेगा। गेहूं के साथ में घुन भी पीस जाते हैं जब घराट पे ले गए तो वैसे क्या है कि ये हमारा उसके साथ में बेनिफिशियल, और वो तो डिस्टिंग्विश कर नहीं रहा, यानी वो भेद नहीं कर पा रहा उसमें, तो सबको मार देगा, उसका काम मारने का है। अब ये जो हमने बताया कि ये हो गया गड्ढे बनाने का, तो इसमें ध्यान देना हमें, गड्ढे प्रॉपरली बनाइए, प्रॉपर जगह बनाइए, सही समय पे बनाइए, 1 मीटर का कम से कम आप उसका साइज रखिए, और 1 मीटर इसलिए जरूरी है कि ये कम से कम है। अगर हमें मालूम है कि कोई पहाड़ी जगह है और जहाँ चट्टान है नीचे, तो आपको और जाना पड़ सकता है। और जैसे इसराइल वालों ने किया, इसराइल का तो रेगिस्तान था भाई, लेकिन वो आदमी सोना नहीं ले गया। मैं जब जाऊंगा ना बाहर, तो मैं सोचूंगा 2 in 1 ले लो, टेप रिकॉर्डर ले चलो, वो ले चलो भाई, स्मार्ट वॉच ले चलो, मोबाइल ले चलो, पता नहीं क्या क्या ले पाओ। वो 2 किलो मिट्टी ले जाता है, क्यों? उसे भेद को बदलना, इस किस्म की
भावना होनी चाहिए, तब वो जाके होता था। अब यहाँ पे मैंने बताया, पवार साहब ने बताया था, कुंदन सिंह जी ने और दूसरों ने कहा बहुत। अब एक होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल ये है कि मैं किसी तेहरान की बात करने लगूं, ईरान की नहीं करने लगूं, मैं उत्तराखंड की बात करूंगा। तो ये पेड़ है, ये पेड़ में ग्राफ्टिंग हो रखी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भैया तेजपाल कैसे होता। हाँ, ये पॉइंटर जो है, इसको कहते हैं कंपोजिट प्लांट। यानी जो नीचे का, बेटे इसको जरा ऑन करो। नहीं नहीं, मुझे बता दो ना, मैं अनपढ़ आदमी हूँ ना। नहीं नहीं, ये तो आगे पीछे है, वो पॉइंटर जो जल रहा। अच्छा, वो अनपढ़ आदमियों का यही है ना, ये नए जमाने के लड़के हैं। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग की। अब जब प्रैक्टिकली क्या होता, जब आदमी लगाता, खुशीराम जी आप जानोगे, आपने देखा होगा ना, जब गड्ढा बनाया, अब उसमें मिट्टी रखी, मिट्टी रखने के बाद में खाद डाली, सब डाला, उसको आपने पहले अपनी तरफ से तो भरपूर प्रयास किया कि 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रहे। लेकिन होता क्या, जैसे ही पानी बढ़ता वो नीचे चले गया। अब आपने जब पेड़ लगाया, ये इस जगह पे अगर आप लगा दोगे, ये जमीन के संपर्क में आएगा, यहाँ से जड़ें निकलना, यहाँ से कल्ले निकलेंगे, और आप कहोगे कि पवार साहब ने तो मुझे बहुत अच्छे पेड़ दिए थे, लेकिन इनके पेड़ खराब रहे होंगे, तभी मेरे यहाँ तो बीजू के पेड़ हो गए। माल्टा और जमीनी में यही होता। आदमी ये नहीं कहता कि मेरी क्या गलती थी, मैंने गलत लगाया उसे, मैंने ग्राफ्ट यूनियन को जमीन से ऊपर नहीं रखा, इसलिए जो है यहाँ से स्प्राउट निकल गए, रूट के शकर्त निकल गए। और आप कह रहे हो 10 साल के बाद में, क्योंकि फलों का व्यवसाय क्या, ये कोई आज का नहीं है। मनवा अगर बो दोगे तो उसी सीजन में चल जाएगा, झंगोरा बो दोगे आ जाएगा, आपने मसूर बो दी तो आ जाएगा। लेकिन भैया ये तो तभी आएगा जब इसके समय होगा, यानी ज्यादा टाइम लेता, लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन है ये। इसलिए क्या होगा, आप कहोगे कि मैंने तो बहुत अच्छा माल्टा लिया था, ये जो जमीनी कहाँ से निकल गई, तो जमीनी इसीलिए निकली है कि ये जो है, जो आपने इसको गलत लगाया, और वहां से कल्ले जो निकले, और ये जो निकलते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ता, तो ओरिजिनल खत्म हो गया। यानी जो माल्टा लाए थे, या जो आड़ू लाए थे, या जो सेब का पेड़ लाए थे, वो जो ग्राफ्ट कर रखा था वो खत्म हो गया, साइन, इसकी वजह से ये जो है, इसलिए मैंने दिखा रखा। मैंने उन्हीं बिंदुओं को टच किया जो एज ए काश्तकार गलती करता है। और इसमें भाई, अब आप इसमें बैठे रहते हैं, मेरी मिसेज नाराज हो रही है कि तुम तो रात भर इसी में लगे रहो, 10 दिन से तो लगे हो। अरे सोचना पड़ता दिमाग में बनाने का, और ये सब दिखाना है भाई, ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब बहुत से तो नए लड़के हैं, जैसे बताया उसने कि ये पॉइंटर ऐसे चल रहा, अब मैं तो एक एक करके वो करते रहूंगा ना उंगली से, तो टाइम लगता। ये साइन है, ये जो है, ये साइन है जो जिससे फल आएंगे। ये देखिए, ये अच्छी वैरायटी का आपने लिया तो फल इसी से आएंगे। यथा नाम है तथा गुण। मेरा नाम है पृथ्वीपाल, जमीन एक इंच नहीं। तो ये साइन है, एक होता साइन, एक होता रूट स्टॉक। रूट स्टॉक केवल इसको जमीन में
रखेगा, भोजन को पहुंचाएगा, यहाँ के लिए ये मालिक है, ये पृथ्वीपाल है, मूलभूत स्टॉक। और वो जो है इंद्र देवता, जो कि आपको फल दे रहा है, ये आसमाने में लटका हुआ हिस्सा मोस्ट प्रोडक्टिव। तो हमें क्या करना, हमें सोयाबीन उगानी है या लटजीरा करना है या कोई दूसरा गोखरू पैदा करना। तो अगर हमने साइन हमने ली है, या ये तो पता नहीं कुछ बड़ा होना चाहिए भैया बुजुर्ग आदमियों के लिए। तो ये जो है, जो ये साइन है, साइन को हमने ग्रेफ्ट किया जाड़ों के समय में, जब पेड़ में पत्तियां नहीं है, इसको कहते हैं सुसुप्तावस्था। तो गवर्नमेंट सीजन में हमने ग्रेफ्टिंग की, और जब ये सीजन आया, स्प्रिंग आया, ये चलना शुरू हो गया। कुंदन सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है, ये लेटेंट वायरस तो नहीं जा रहा। बहुत से हम कहते हैं ना कि वायरस आ गया, तो उनको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इसमें वायरस है, ये नहीं लेगा, तो कोई उनसे साइन वगैरह नहीं करेगा, वो ईयर मार्क होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो साइन है, साइन को हमें सुरक्षित रखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें ग्रेफ्ट यूनियन को 10 सेंटीमीटर कम से कम एटलीस्ट। और इसीलिए मैं कह रहा था, एक हर संस्था को एक काम करना चाहिए, मैं मैं दूसरे पराधीन सपने चुप नहीं। वास्तुकार वो नहीं है जो कि दूसरे के लिए बवेजा साहब की नर्सरी में लाए। आप खुद का पौधा बनाइए, आप खुद का पौधा बनाओ, ना जमीनी निकलेगी ना माल्टा निकलेगा। अगर आपने सेब लगाया तो सेब ही निकलेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक हर संस्था से मेरा निवेदन ये है कि किसी समय पे हम जो वाकई में बहुत, उनको ये नहीं है कि यार क्या हुआ था, मैं अपना कहीं पिक्चर देख लूंगा, श्रीनगर जाऊंगा तो घूम लूंगा वहां रोड पे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो ग्रोवर हमारे हैं, क्योंकि ये जानते हैं खुद ही राम जी, इनके 2-3 पीढ़ियां पहले से जो हम जुड़े हुए हैं पाठ्यक्रमों से, ये जान रहे हैं कि क्या मतलब इनका वो क्या आशय क्या। तो इसलिए अगर हम इनके लिए रखेंगे, तो इन्होंने स्टॉक बीज बो रखा, वो जब 1 साल का हो गया, वो मूल वृक्ष है, रूट स्टॉक। ये नीचे का हिस्सा, ये वाला, हाँ ये जो, ये पौधा बीजू पौधे से बन जाता है, मूल वृक्ष, रूट स्टॉक इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूल वृक्ष। तो ये आपने अगर ग्रो किया, अब हम बता देंगे कि इसको ग्रेफ्ट कैसे करना है। उस मेथड को कहते हैं, जो सही वगैरह में करते हैं उसको कहते हैं, या तो ग्राफ्टिंग होती है, टर्न ग्राफ्टिंग, लीफ ग्राफ्टिंग, और बडिंग होती है, जैसे आलू में है, खुमानी में है, इसमें प्लम में है, इनमें बडिंग हो जाती है फरवरी मार्च में। और वो जाड़ों में अगर करोगे दिसंबर में, तो ग्राफ्टिंग भी हो सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। हाँ, बडिंग होती है वैसे। तो फरवरी मार्च में आपने पेड़ डाल लिया कि कुंदन सिंह जी के पास में पेड़ है बढ़िया, या खुशीराम जी के पास में पेड़ है, इसको करे, इनके यहाँ से साइन वोट ले आए। भाई आप बेचो ना, आप कंजूस क्यों बन रहे हो। आप कहोगे एक साइन के मैं 50 रुपये लूंगा, या 100 रुपये लूंगा, या 500 रुपये लूंगा, तब आप उनको साइन सही दोगे ना। मुझे फटा हुआ कपड़ा दोगे, मेरा जला क्या छुपेगा। तो अच्छा दो, पैसा लो, और वो भी ले जाएगा, पैसे से जुड़ेगा, तो वो मेहनत करेगा। हमारी आदत क्यों खराब हो गई, हमारे तो चम्मच से खिलाते रहे सब्सिडी, और वो जो गवर्नमेंट
इनकी संस्था क्यों चल रही है? इनकी संस्था इसीलिए चल रही है, या वो ये जो बच्चा है, हाँ कुमार जी, इनकी संस्था क्यों चल रही है? है कोई बात नहीं है, अरे सब चलेगा। इनकी संस्था क्यों चल रही है? कोई सरकारी संस्था जब तो होता है ना, तो मेरा ध्यान उसी टके में उसको रोकने को संरक्षित करने में और मल्टीप्लाई करने में लगता है, और इसीलिए धार संस्था कम कर पा रही, क्योंकि इससे कोई इनकी ग्रांट नहीं आती। इनमें लोग स्वेच्छा से वो करते हैं, जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत टॉप के आदमी हैं, वो जुड़े हुए हैं, समर्पित है, तो बिना उसके नहीं होता। तो उसी किस्म से क्या, आप अपना पेड़ खुद बनाओ, और जब तक आप दूसरे के पे आधारित रहोगे, क्योंकि ये बेमान डिपार्टमेंट है। मैं कुलपति इसीलिए नहीं बना क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूँ, क्या बुनियाद ना बुनियाद सच्ची मारती। और दूसरी बात क्या है, तो कोई बेमानी का काम नहीं हो सकता ना, क्योंकि बेमानी ना कुछ करूंगा ना करने दूंगा, जैसे मोदी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो है खिलाएगा तो आपकी किसान नीति में पैसा जा रहा ना, उसने सबके अकाउंट खुलाए। अब आप कहोगे कि क्यों खुला रहा है यार ये, अरे वो इसीलिए कि यहाँ से बटन दबाता और पैसा अकाउंट में चले गया, तो ये है। अब ये इंटर स्टॉक की बात की थी इन्होंने अभी पवार जी ने, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब आपने अब है, हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था इंटर स्टॉक की कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे ड्राफ्ट लगाया, एक रूप स्टॉक है सेव में M27, वो बहुत बार आप गमले में लगा लो पेड़, और वो गमले में होगा 30 सेंटीमीटर, 1 फीट 2 फीट का पेड़, और फल आएंगे, फल तो वैसे ही देगा। अरे मतलब बड़ा नहीं होता तो बूढ़ा सौ होगा ही ना, किसी की हाइट नहीं बढ़ेगी। अब मुझे कहो कि मेरी हाइट है इतनी है, तो मैं उम्र तो बढ़ी नहीं है ना, तो वैसे ही क्या उसका भी हाइट है, लेकिन उमर साहब चाहते हैं कि ये इसकी, इनमें क्या सबसे बड़ी, जितना ड्वार्फ प्लांट का रूट स्टॉक लोगे उतनी कम ग्रोथ होगी, जड़ें उतनी कम आएंगी, उतनी होगी जड़ें, आपको सपोर्ट देना, बाहर तो इसलिए करता कि वो सपोर्ट सिस्टम है, पानी उससे दे रहा हो, ड्रिप इरिगेशन से दे रहा, सब चीजें हैं नियंत्रित। अब आपने कहा कि इंटर स्टॉक है, तो इंटर स्टॉक में आपने कोई ऐसा कर दिया जो सेमी डार्कनिंग हो, जैसे MM106 है, तो आपने यहाँ पे उसका रूट स्टॉक लगा दिया, यानी एक बार तो आपके हुई थी वो M27 पे ग्रेफ्ट किया, और दूसरा आपने किया इंटर स्टॉक, वो MM16 मैलिन मार्टन 106, उसको कर दिया ग्रेफ्ट। अब ये क्या होगा कि सेमी विग्रत होगा, ऊपर का हिस्सा हमें तो भाई हमें शिमला गिरने दे जाए काम है, शिमला घर ले जाना है ना, अगर हटा हुआ मेरा वो थैला है तो मैं घर जब तक पहुंचूंगा वो तो सब कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसी किस्म से ये आपने इंटर स्टॉक लगा दिया तो आपको फल अच्छे मिलेंगे, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है ये। नेक्स्ट है जो है, अब आप ले गए पेड़ को, जैसे मरघट पे जो डंडाल होता है ना, है हाँ ठीक है, नहीं वो तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, हाँ जो आप
यानी थोड़ा सा उसकी ग्रोथ अच्छी हो। अरे वो M9 है ना। अब आपने MM106 वही मैंने बताया। M9 ड्वार्फिंग होगा। M9 ड्वार्फिंग है। M9 ड्वार्फिंग है। ड्वार्फिंग है। वो ड्वार्फिंग का ट्रेंड आ गया। आपका पेड़ छोटा ही है लेकिन ऊपर की जो साइन है वो बड़ी होगी। MM106 जो है वो आपको तो फल चाहिए ना। अगर 2-4 फल करेंगे हाइट से मतलब नहीं है। जो हम कह रहे हैं एरियल जो उसकी कैनोपी है, कैनोपी बढ़ जाएगी। हाँ, ये क्लियरिंग एरिया होगा। छोटा ही है मतलब सेमी टॉर्चेट आ जाएगा। अरे दोनों पे उसको कहते हैं इंटरमीडिएट इफेक्ट। वो कहते हैं इंटरमीडिएट इफेक्ट। इंटरमीडिएट होता मध्यम जो है, न तेरी न मेरी बीच के जो है वो जज बैठ गया सरपंच उनका कहना मानना। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 3 फीट का दिखाऊं, मेरे ऊपर है वो। मैं अभी बताऊंगा जब आड़ू पे आऊंगा ना। आड़ू को भी है। आड़ू को भी देखते देखते जब जाते हैं ना काश्तकार के पास में या जो है तो ये मैं बता रहा था आपने पेड़ लगाया। अब आपने पेड़ लगाया आपको ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता किसी पौधे को आकार देना। आकार देने का मकसद क्या। एक तो उसका ढांचा मजबूत हो, ये नहीं कि हवा चली और वो नीचे गिर गया। उसकी जड़ें प्रॉपर्ली वो हो सके, उसको सहारा दे सके। तो इतना मोटा उसका तना हो कि वो सारे विषम परिस्थितियों को भी झेल सके। पौधे को तो झेलना ही है उसने, लेकिन विषम परिस्थितियां भी हैं जिनको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटी, उनको झेलना है। स्ट्रॉन्ग विंड आ गई, आप क्या कर लोगे। अब वो आ गई, आपने बाई द वे उसके नीचे पेड़ है और ऊपर से आम का पेड़ गिर गया तो अब चले गया तो आपको तो नहीं मालूम था। तो हम ये कह रहे हैं कि इनके समूह के जो ग्रोथ बिहेवियर है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, यानी ढांचा देना। ढांचा देने का मतलब है एक मजबूत ढांचा देना ताकि पेड़ जो है अपने को सुरक्षित रख सके और विषम परिस्थितियों में जी सके। दूसरा, हर पार्ट में हर पार्ट को जो उनमें फल आएंगे पत्तियां आएंगी उसको हवा मिल सके। क्रॉस वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन जिसको कहते हैं। और दूसरा ये इसको सूरज की रोशनी मिल सके। आपने देखा होगा जो बहुत फल ऐसे होते हैं जो कि छुपे हुए हैं, वो भीतर है, उनमें सूरज नहीं गया तो रंग नहीं आता, उसकी मैच्योरिटी भी लेट होगी। और सबसे बड़ा जो मार्केट ट्रेड है वो हम कहते हैं कि रंग। अगर आपने लाल रंग का सेव कर रखा रेड डेलिशस की कॉस्ट क्यों ज्यादा, वो अर्ली सनबेरी से कई गुना जो है ज्यादा वो देता आदमी क्योंकि भैया लाल दिख रहा हो तो आपने उसकी कीमत ज्यादा दी। तो इसी किस्म से सूरज की रोशनी जा सके, एयर सर्कुलेशन चारों तरफ हो सके बराबर समान रूप से, और इनमें क्या होगा, इनमें बीमारी नहीं आएगी, नमी इकट्ठा नहीं होगी, नहीं तो तमाम बीमारियां और कीड़े मकोड़े उससे आए। तो इसलिए कहते हैं चेरी के अंदर जो हम करते हैं, जैसे ये लाए थे चेरी में हमने उसको, अभी मैं बताऊंगा। चेरी में हम कहते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम। चेरी में और कोई सिस्टम नहीं चलेगा। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ ये एरिया ही नहीं है चेरी उगाने का।
उत्तराखंड में परिस्थितियां विषम है। नहीं, ठंड तो चाहिए, ठंड यहाँ पे है। हम बहुत उत्तरकाशी में हैं, और इसमें हमारे पास पौड़ी में है, ठंड की कमी नहीं है, नैनीताल में है, तो ठंडी तो हो जाती है। इसके 8,000 फीट कम से कम है। यानी इसको कहते हैं ड्राई टेम्परेट। वो जो ड्राई टेम्परेट अभी इनकी जो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैबोरेटरी है ना तुंगनाथ में, ऊपर क्या होता है, बुग्याल का अनुभव आया आपको? जो भेड़ बकरी पालते हैं, ले जाते हैं ना, चराते हैं, वो बुग्याल में जाते हैं, वहाँ बारिश नहीं होती, सीधे बर्फ गिरती है। उसको कहते हैं ड्राई टेम्परेचर। और अगर बारिश होगी और आपकी क्लाउडिंग हो रही है तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसमें हवा अगर चली तो मधुमक्खियां काम नहीं करेगी। आप कभी भी देख लो, अगर बहुत तेज हवा चल रही है मधुमक्खी काम नहीं करेगी। और ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे जो विदेशी है, एपिस मेलिफेरा। हमारी सराना इंडिका काम कर जाएगी। सराना इंडिका हमारी, वो जो एपिस मेलिफेरा, वो 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, कंबल निकाला सो गई। अगर वो भौरा आ गया तो वो भी उसकी गर्दन को उड़ा के ले जा रहा और रक्षा भी नहीं कर पाती। लेकिन हमारी जो है वो शक्तिशाली है, जो एपिस सराना इंडिका, ये बहुत ठंडे में भी काम करती है। तो इसलिए सारी चीजें हैं। हवा अगर चलेगी, फूल जड़ गया तो आपको फल कहाँ से मिलेगा? नहीं नहीं, ठीक है, बोलो। अरे बोल जी, बोलिए तो। मैं समझ गया, समझ गया। इसमें भी क्या है, चेरी में क्या होता, पहले हम सेल्फ कंफर्टेबल वैरायटी लगाते, यानी आपको कई एक के साथ तो दूसरी लगानी जिससे पॉलिनेशन। अब क्या, जो सेल्फ फ्रूटफुल जैसे स्टेला है, वैन है, लोम्बार्ड है, ये वैरायटी क्या होती है, अपने आप ही वो सेल्फ, मतलब किसी पोलिनाइजर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हवा चली तो ड्रॉप बहुत ज्यादा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लगाने को तो सब लग जाए। मैंने देहरादून में देवदार लगा रखा, बांज लगा रखा, लेकिन जो बांज यहाँ कुत्तों में होगा वो बांज देहरादून में तो नहीं होगा। जो देवदार मैं यहाँ उत्तरकाशी में देख रहा हूँ वो देवदार तो नहीं होगा वहाँ। तो एक जलवायु की जरूरत है, एक रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की। सारा परिवेश बदल गया, आपको आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा अपनी सोच में भी और अपनी तकनीक में भी। अगर हम चले जाए कि मेरे बाप ने तो ये उगाया था, मैं भी ये करूं, तो कोई जरूरी नहीं है। मुझे आज जो चीज की जरूरत है वो उगाऊंगा। तो चेरी को अगर ट्रेन कर रहे हैं, पौधा लाए आप, 1 मीटर का पौधा मिनिमम है, 1 से 1.5 मीटर का पौधा होना चाहिए, पौधा हेल्दी होना चाहिए। और ये जो मैंने ग्रेफ्ट पार्ट बताया था वो सही होनी चाहिए, बहुत मजबूत हो, और पौधा स्ट्रेट हो, और उसमें कैपेसिटी हो कि 3-4 ब्रांच उसकी आ सके। तो ये जो इनको कहते हैं फायदा, यानी 3-4 उसमें ब्रांचेस बन सके डिफरेंट डायरेक्शन में। ये जो है सेंट्रल लीडर सिस्टम, इसको कहते हैं लीडर। जैसे कोई भी लीडर है, ये लीडर होगा, दास संस्था अध्यक्ष जो है, ये जैसे दास संस्था को जिस फॉर्म में देखना चाहेंगे, इनकी सोच उसी हिसाब से होगी, वैसे ही मूल रूप से काम करेंगे।
डॉक्टर पुरोहित काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर यहाँ पे डायरेक्टर है, तो इनके जो स्टाफ है वो वही काम करेगा जो इनकी प्रायोरिटी में होगा। तो ये लीडर जो है ये उसको डायरेक्शन देता है, और ये इसको नेचुरल बनने दिया जाए, इसको कहते हैं सेंट्रल लीडरशिप, केंद्रीय अग्ररोह प्रणाली। कोई बात नहीं, अगर आप कहोगे खत्म कर दो, मैं खत्म भी कर दूंगा। हर किस्म का हर किस्म का मर्ज मैंने आप ही से पाया और आप ही पे अप्लाई करूंगा। आपने आड़ू और तुलना लगाने पहली बात जो आप आज की कर रहे हो बाद में करें। पता नहीं खाना खाएंगे कि नहीं। नहीं नहीं, हम अपने दिमाग में एक चीज करें, हमने जन्म खाना खाने के लिए नहीं लिया। खाने केवल इसलिए खाना है कि जिंदा रहना, बस और कोई। मैं भी तो हूँ, मैं आपके सामने पे खुद हूँ। आपने तो मुझे तो चाय के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वो एक सज्जन बेचारे जो है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, काली चाय वो जो है वो बनवाई उन्होंने लैब में नीचे पुरोहित जी के साथ, उसमें समझ कर। तो ये इसको मतलब जब डेयरी को लाएंगे तो आप सेंट्रल उसमें करेंगे, सेंट्रल लीडर सिस्टम। उसका फायदा क्या होता है? सेंट्रल लीडर का एक फायदा, वो ओला ओला भी गिरेगा तो बचा रहेगा। और चेरी के एक फ्रूट के लिए 40 से 50 पत्तियां चाहिए। यानी चेरी का जब फ्रूट साइज है जो एक्सीलेंट क्वालिटी है, अगर आप चाहोगे वो बंचेज में आती है, लेकिन कम से कम 50 पत्तियां उसकी होनी चाहिए एवरेज, ताकि भोजन दे सके। ऐसे ही आड़ू में है, आड़ू में 20 पत्तियां होनी चाहिए। ऐसे ही खुमानी में है, 30 से 35 पत्ती होनी चाहिए। ऐसे ही प्लम में 25 से 30 होनी चाहिए। ये तो वही साइंस है। मेरे पास अगर राशन होगी तभी तो खुशीराम जी को खिला पाऊंगा। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने, मेरे पास है नहीं एक दाना, और मैं कुमार साहब को ले आऊंगे, आज दावत मेरे यहाँ होगी, और फिर उधार मांग रहा हूँ कि यार खुशीराम जी जरा तो वो आटा दे देना। तो ये जो है सेंट्रल लीडर सिस्टम। और पत्तियों का क्या, पत्तियां जितनी होंगी उतना भोजन बनाएंगे, उतनी तेजी से उस फ्रूट को भोजन देंगे। इसलिए कहते हैं कि क्वालिटी उसकी बढ़ेगी। जैसे थिनिंग कर रहे हैं ना, अभी आएगी थिनिंग की बात। अब दूसरी जो है आड़ू है, खुबानी है, और आपका प्लम, इन तीनों चीजों को, आड़ू को तो ओपन सेंटर सिस्टम में लाइए, खुबानी को भी ओपन सेंटर सिस्टम में लाइए, और प्लम को जो है उसको मॉडिफाई सेंटर लीडर सिस्टम रखिए। यानी लीडर को थोड़ी देर चलने दिया, और जैसे ही 120 सेंटीमीटर का हुआ, पाकिस्तान में कराची में हमला बोल देना और गर्दन साफ कर दी उसकी। 120 सेंटीमीटर पे जमीन सतह से लेके 120 सेंटीमीटर पे कर दोगे। अब यहाँ से निकलेगा ये, तो ढांचा इसका बड़ा जबरदस्त हो जाए। ओपन सेंटर में क्या, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे दवाई छिड़कनी है, मुझे खाद देनी है, मुझे गुड़ाई करनी है, मुझे फल तोड़ने हैं, तो वो सारा काम जो है आसानी से हो सके, और इसको सूरज की ज्यादा रोशनी की जरूरत है। तो इसलिए प्लम को इतना वो आप मॉडिफाइड सेंटर सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन खुमानी को और आलू को आप ओपन सेंटर सिस्टम में रखिए। हर ब्रांच जो है, ये जैसे हमने दिखाया, दूसरे साल में आपने वो ऊपर से काटा, ये तो सेंट्रल लीडर की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर ये, अरे पता नहीं क्या है इनका, हाँ ये है,
ये देखिए, एक इधर एक इधर एक ऊपर का जो है, तो ऐसे ही करके डिफरेंट डायरेक्शन में आपको ब्रांचेज लेनी है। क्योंकि हम कौन सा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या कॉन्वेंट स्कूल में? कॉन्वेंट के लिए आपको पौड़ी आना पड़ेगा, और अगर गांव के हैं तो बाबू में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी किस्म से आपको चारों डायरेक्शन में लेनी है ब्रांचेस। अब जब ये होगा तो ये ढांचा एक मजबूत हो जाएगा, हर पार्ट को बराबर समान दृष्टि से वो वो उसको समान रूप से अधिकार मिल गए, क्योंकि विभिन्न डायरेक्शन में ये हो गया। अब इसी किस्म से वो लास्ट का मैंने दिखा रखा, लास्ट में देखिए आप, ये जो है कितना अच्छा ढांचा हो गया। यहाँ देखिए सूरज की रोशनी जा रही है और हर पार्ट में ये ओपन है, इसलिए ओपन सेंटर सिस्टम कहते हैं। ये देखिए मुख्य तनाव बहुत दूरी पे, ये 60 सेंटीमीटर कम से कम जमीन की लेवल से ऊपर होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि जमीन में डूब रहा हो। पूरा 60 सेंटीमीटर 2 फीट उसकी ऊंचाई है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब बातें जो है प्रैक्टिकली हम करें। अब नेक्स्ट जो है, नहीं तो ये सब नाराज हो जाएंगे, बहुत से गिर भी पड़ेंगे। हाँ, वो करते रहिएगा, मैं तो अपना पूरा कर लूँ। अब आपने देखा जो आड़ू के 3 किस्म की ब्रांचेज होगी। मैं कह रहा हूँ कि थिनिंग क्यों जरूरी है? भाई कोई आदमी, कुंदन सिंह जी ने भी जिक्र किया, दूसरे ने भी जिक्र किया, खुदीराम जी ने भी, अभी बात हो रही थी वहां पर चाय पीते समय, सब थिनिंग 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 कर रहे थे। जितनी छोटी ब्रांच होगी इनकी हाई डेंसिटी होगी बर्ड्स के साथ। 1 साल पुरानी ब्रांच पे आएगी हल आड़ू में, 1 साल पुराना पिछला जो है मैंने प्रूनिंग की, उसकी 1 साल की आ गई, और उस ग्रोथ में उसमें फ्लावर बड आएगी और उसी में फल लगेगा। पुरानी में भी नहीं आएगा, और बहुत ज्यादा नए में भी उसी साल का हो, इतना सा होगा तो नहीं आएगा। अब ये अगर छोटी है, आपका रख रखाव सही नहीं है, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये फ्लोरल बड है, ये सब बड है जिनमें फूल आएंगे और फल लगेंगे। भैया खुदीराम जी बगल वाले को जरा बताओ, उनका आंखें भारी हो रही है। अच्छा, हाँ। अब ये देखिए कि इतनी हाई डेंसिटी है, और फ्रूट लेस देन 8 इंच से लेस हाई डेंसिटी ऑफ, यानी बहुत ज्यादा, जितनी छोटी लंबाई होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स होंगी, यानी फल बहुत लगेंगे लेकिन छोटे होंगे। तो आदमी मुंह से कोड़ेगा कि आड़ू खिलाते हैं, उसने कहा यार देखिए गोली बहुत खाई है मैंने। अब ये देखिए